नमस्कार एक बार फिर से। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं राजस्थान की जलवायु को। राजस्थान की सिंचाई से शुरुआत करने वाले हैं। इसका पिछला टॉपिक हमने जलवायु का देखा है। देखो, सिंचाई से पहले सबसे पहले अपन देखते हैं कि पूरी जो सिंचाई होगी ये किसके द्वारा होगी? पानी के द्वारा, जल के द्वारा सिंचाई कर पाएंगे। तो जल की मात्रा हमारे पास में है कितनी? तो सबसे पहले देखिए कि पूरी पृथ्वी की यदि मैं बात करूं, तो पृथ्वी पर जो जल की मात्रा है वो कितनी है? 71%। 71% जल है और 29% क्या मिलेगा? हमें स्थल मिलेगा। इसके बाद में यदि हम बात करें कि इस 71% जल में से कितना जल मीठा है और कितना जल खारा है, तो देखिए 97% जो है, 97.39% जो जल है ये खारा है, लवणीय है, यानी कि यह महासागरों में है। तो ये कहाँ पे मिलेगा? हमें महासागरों में, समुद्रों में, झीलों के अंदर, खारी झीलों में हमें ये पानी मिलेगा। तो फिर पीने योग्य पानी कितना बचा? तो पीने योग्य जो पानी है हमारे पास में वो है 2.61%। ये कितना है? पीने योग्य। अब पीने योग्य जो पानी हमारे पास में है, इस पीने योग्य पानी में से 2/3, इसमें से 2/3 जो जल है वो कहाँ पर है? ग्लेशियर में। ग्लेशियर यानी बर्फ के जो पहाड़ हैं उनमें ये जो इसका 2/3 जल किसका? इस 2.61 का, इस पीने योग्य पानी का जो ये जल है वो वहाँ पर स्टोर हो रखा है। तो बाकी जो नदियों के अंदर आएगा, बाकी जो हमारे पास में 1/3 जल आएगा वो नदियों के अंदर आएगा या मीठी झीलों के अंदर है, जिसे हम पीने के काम में लेते हैं। ठीक है, अब ये तो हुई बात पूरे विश्व के अंदर जल के वितरण के बारे में। यदि हम भारत की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान जो है, राजस्थान की जनसंख्या कितनी जनसंख्या है अभी राजस्थान की? 6.86 करोड़ जनसंख्या है। 6.86 करोड़ जनसंख्या है, जो कि भारत का 5.65% है, 565। और जनसंख्या कितनी है? 686 करोड़ ये जनसंख्या है। और परसेंटेज में बताएंगे तो 565% जनसंख्या है भारत की। अब ये जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या के लिए पूरे भारत का जल कितना है हमारे पास में? पूरे भारत का, तो देखिएगा जरा, पूरे भारत में जितना जल है उसका सिर्फ 1% जल जो है, 1% पीने योग्य जल राजस्थान में है। किसका भी? भारत का। किसकी बात कर रहे हैं हम? भारत की बात कर रहे हैं, विश्व की नहीं। विश्व का 1% तो बहुत बड़ा हो जाता है। अगर इतना विश्व का 1% होता हमारे पास में तो आज मरुस्थल ना होता यहाँ पे, है ना। तो देखिएगा 1% किसका? भारत का। इसके बाद में बात करते हैं कि ये जो हमारे पास में जल है ये किस किस रूप में है, तो ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद में आएगा हमारे पास में, एक होता है सतही जल, जो कि नदियाँ होती हैं, जैसे नदियाँ हैं, झरने हैं, उसमें कौन सा जल होता है? सतही जल। ये जो सतही जल है ये 1.16% है। और भूमिगत जल की बात करें, भूमिगत जल ये हमारे पास में 1.70% है। तो यहाँ तक की बात हमारे पास में हो गई कि भी हमारे पास में जो सिंचाई का टॉपिक है उसको करने के लिए हमारे पास पानी की मात्रा कितनी है, यहाँ तक होगी। अब आप इन सब चीज़ों को आप यदि अपने एग्जाम्स के अंदर देखेंगे इसको, तो किस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको जो प्रश्न आएगा सीधा सा कि राजस्थान में सिंचाई के महत्व को बताइए, या राजस्थान में सिंचाई के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। तो उसकी आप शुरुआत जो है वो इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये आंकड़े आपको याद नहीं रहते हैं तो कम से कम कुछ आंकड़े जो हैं, जो मेन अपने को विश्व के अंदर भी देखने को मिलते हैं, भारत में भी, वो फिक्स आंकड़ा है। 71% जो है पूरी पृथ्वी पर जल है, जिसमें से 5 महासागर बने हुए हैं। फिर आगे देखते हैं 97% जो जल है, अब पॉइंटों में ना लिखो, 97 लगभग हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 97 जल जो है वो खारा है, लवणीय है, यानी महासागरों में मिलेगा। और 2 पॉइंट यानी कि 2.5%, लगभग 2.5% हमारे पास में पीने योग्य पानी बचता है, जिसमें से आप कह सकते हो कि लगभग 1% ही हमारे जो नदियों के अंदर आता है, या एक हिस्सा नदियों के अंदर आता है। बाद में आगे हमारे पास में राजस्थान के बारे में। अब देख लेते हैं कि राजस्थान में भूमि कितनी है। भूमि, क्योंकि हमें कृषि कहाँ पे करनी है? भूमि पर करनी है। तो देखिए राजस्थान का जो परिवेदित
परिवेदित जो हमारे पास में क्षेत्रफल है, यानी सीधा मैं कहूँ यहाँ पे क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का, कितना क्षेत्रफल है अभी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से आप देखेंगे 342.67 लाख हेक्टेयर। अगर हेक्टेयर में कहना पड़े तो इस प्रकार से आप बताएंगे, ये राजस्थान का क्षेत्रफल है, क्योंकि हम कृषि करते हैं, इसमें करते हैं हेक्टेयर के अंदर, एकड़ के अंदर। एकड़ और हेक्टेयर जो होते हैं ये कृषि की मापन प्रणालियां होती हैं। अब इसमें आप देख पाएंगे कि इस 342 में से यदि हम देखें कि जहां पर कृषि योग्य है, हालांकि हम उसे कृषि योग्य नहीं कह सकते, वहां पे क्या हो सकता है कि कई बार जैसे हमारे पास में रेगिस्तान है, अब रेगिस्तान में बरसात होती है तो उससे थोड़ी बहुत घास फूस उगाती है, तो हम उसको भी अगर बीच में ले लें, सिंचाई की बात नहीं कर रहा मैं बात नहीं कर रहा किसकी, जहाँ पर फसल उगती है उसकी बात नहीं कर रहा, मोटे तौर पर जहाँ भी हरी भरी घास निकल आए उसे हम क्या कह देंगे, एक बार कृषि योग्य कह देंगे। तो ये जो कृषि योग्य हमारे पास में हिस्सा बनता है वो है 292 लाख हेक्टेयर, 292 लाख हेक्टेयर, 292 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल हमारे पास में है, जहाँ पर कृषि से संबंधित जो है वो कार्य होते हैं, कृषि जिस पर हो सकती है, कृषि हो सकती है। परंतु शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, बोया गया क्षेत्र जो है हमारे पास में वो है 190.98 लाख हेक्टेयर, 98 लाख हेक्टेयर जो हमारे पास में भूमि है, इस पर शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, यानी इस पर होती है कृषि। ये वो हिस्सा है जिस पर फसलें उगाई जाती हैं, हर साल के अंदर फसल उगाई जाती है और वहाँ से फसल उत्पादन प्राप्त किया जाता है। परंतु ये जो क्षेत्र है ऊपर वाला, इसमें क्या हो गया, अब 1 लाख हेक्टेयर कम पड़ गया। क्यों? क्योंकि वो 1 लाख हेक्टेयर ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर हरी भरी घास होती है, यानी फसल नहीं होती, जहाँ से हमें उत्पाद प्राप्त नहीं होता, ये वो क्षेत्र है। इसके बाद में देखिए जरा, ये शुद्ध हो गया। अब इस शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से यदि हम बात करें कि खरीफ की फसल कितने हिस्से से प्राप्त की जाती है, खरीफ फसल, खरीफ की फसल, या फिर खरीफ में कितना जो है क्षेत्र बोया जाता है खरीफ के समय में, तो खरीफ के समय में जो बोया गया क्षेत्र होता है हमारे पास में वो लगभग 125 से 150 लाख हेक्टेयर होता है, 125 से 150 लाख हेक्टेयर होता है, जो लगभग 70 से 75% बनता है। कुल हमारे इस बोए गए क्षेत्र का इतना हिस्सा है, यानी कि हम खरीफ में ये कितना प्रयोग करते हैं, लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है हम खरीफ की फसल में करते हैं। तो जरा बताएंगे खरीफ की टाइमिंग क्या होती है, खरीफ की फसल किसे कहते हैं, कौन सा टाइम होता है खरीफ का, या एक खरीफ की फसल का उदाहरण। चलो बात करते हैं कि अभी जो समय है वो किसका चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है समय वो खरीफ का चल रहा है। तो आप अपने आसपास जब भी आते हैं तो आप देख करके आइए कि आज कौन सी फसल बोई हुई है, अभी किसका टाइम चल रहा है, मूंग का है, बाजरी का है ना, ये वाला टाइम है, तो ये किसकी फसल हुई, खरीफ की। तो ये सब चीज़ें आप अपने आसपास से ही पता कर सकते हो। और यहीं से प्रश्न बनता है आपका सिर्फ छोटा सा 2 नंबर वाला कि 4 खरीफ फसलों के नाम लिखिए या रबी की फसलों के नाम लिखिए या उसका समय बताइए कौन सा होता है, तो हम आगे चलकर उनकी डिटेल में देखेंगे। तो फिलहाल इतना रखिएगा कि अभी जो हमारे पास जो गर्मियों का समय है, यानी हम इसे उष्णकटिबंधीय फसल कहेंगे, उष्णकटिबंधीय गर्मियों में होती है। और रबी की टाइमिंग क्या होती है, रबी की फसल का कोई नाम, रबी गेहूं चना सरसों, ये रबी की फसल है। तो ये जो कब होता है, गेहूं चना कब होता है, ये सर्दियों में होता है। तो हम इसे कौन सी कहेंगे, कौन सी फसल, जैसे ये उष्णकटिबंधीय है तो वो कौन सी कहलाएगी, शीतोष्ण कटिबंधीय कहलाएगी, शीत कटिबंधीय नहीं कहलाएगी, है ना। कल ही हमने इस बात पर चर्चा की थी कि रबी की फसल जो होती है उसे हम शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं, शीत कटिबंधीय नहीं कहते। हालांकि हमारे यहाँ पे शीत ऋतु में उसको बोया जाता है। और ऐसा क्यों, ऐसा हमने जलवायु के अंदर देखा था कि हमारे यहाँ की जो शीत ऋतु है ना वो वास्तव में शीत है ही नहीं, वो वास्तव में शीतोष्ण है। वास्तव में जो शीत ऋतु होती है वो तो बहुत ही बर्फीली होती है, वो तो जमा देती है। जो शीत जो क्षेत्र होते हैं, वास्तव में अगर आप शीत प्रदेश आपको देखने हो तो नॉर्वे के बाद में, यानी जो हमारे पास में 66.5 डिग्री अक्षांश है उसके ऊपर जो भी क्षेत्र है वो सारा का सारा शीत है, जो बर्फ से ढका हुआ है। नीचे की ओर देखोगे तो अंटार्कटिका है जो पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है। तो ये होता है वास्तव में शीत। चलिए आगे बढ़ते हैं। रबी की फसल की यदि हम बात करें, रबी की फसल में तो लगभग
90 से 95 लाख हेक्टेयर, 95 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है हमारे पास में, ये कौन सा रहेगा? रबी की फसल में बोया जाने वाला क्षेत्र रहता है। चलिए, यहाँ तक की हमने बात की कि भी हमारे पास में जल की उपलब्धता कितनी है, और फिर हमने देखा कि हमारे पास में स्थल की उपलब्धता कितनी है, यानी हमारे पास में कृषि योग्य भाग कितना है। अगर आपको यहाँ से बताना पड़े कि राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है, तो क्या परसेंटेज निकल करके आएगी? कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है? तो कितना भी? 56% भी। कितना कहोगे आप? 56%, जो कि ये है हमारे पास में, ये जो 190 लाख है ना हेक्टेयर, ये कितना परसेंट बनता है इसका पूरे का? ये बनता है 56%, यानी 56% जो है राजस्थान के अंदर कृषि योग्य भूमि है जहाँ पर कृषि की जाती है। आगे बढ़िए। अब हमने सिंचाई के बारे में देखा और इधर से देखा हमने क्षेत्रफल के बारे में। अब हम बात करते हैं कि सर्वाधिक सिंचित भूमि किस जिले में है? सिंचित भूमि, सर्वाधिक सिंचित भूमि जिसमें सिंचाई के द्वारा यानी कि हम ये फसलें प्राप्त करते हैं, क्योंकि बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो बरानी होते हैं। बरानी नाम सुना है? बरानी, बरानी किसे कहते हैं? बरानी वह क्षेत्र होता है जहाँ पर बरसात से फसल प्राप्त की जाती है। बरसात होती है, बीज डाल दिया जाता है, ऑटोमेटिक फसल हो जाती है। अब आपके यहाँ पर भी जो क्षेत्र है, क्या यहाँ पर नहरें हैं? नहीं है। यहाँ पे या तो फिर वो आपके बोरे हैं, है ना? बोरे पे गया, वो बोरे पे बैठा, ऐसे बोलते हैं ना, बोरे पे, बोरा यानी कि कुआं, बेरा बेरा है ना। तो बेरे से क्या निकालते हैं? वहाँ से पानी निकाल करके सिंचाई करते हैं। तो किसी के तो वो होता है और किसी के वो नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं? फिर वहाँ पे बरसात होती है, उसको जोत के छोड़ देते हैं, बीज डाल देते हैं और वहाँ पर ऑटोमेटिक ही फसल उगाती है। इस प्रकार से अब आगे देखिए, तो सर्वाधिक सिंचित भूमि किस जिले की है? तो कहाँ की मिलेगी भी? श्रीगंगानगर की भी। श्रीगंगानगर की भूमि सर्वाधिक सिंचित भूमि है, यानी कि 99% भाग पर उसके सिंचाई की जाती है। अगर आपके उसके बात करें कि सिंचित क्षेत्र कितना मिलेगा, 99% भाग जो है वो सिंचित ही है। 1% भाग में बड़े शहर आ जाता है, बड़ा शहर 1% भाग में आ गया, बाकी 99% हो गया, जिसमें गांव भी कवर हो गए, क्योंकि गांवों की जो भूमि होती है, भले हमने उस पर घर बना रखा है तो भी वो भूमि एक सिंचित क्षेत्र है। इसके बारे में देखेंगे, दूसरा स्थान आता है हनुमानगढ़ का। हनुमानगढ़ कितनी? 91% जो भूमि है इसकी वो सिंचित है, सिंचाई की जाती है। सबसे कम सिंचाई की बात करें, सबसे कम सिंचाई योग्य भूमि, सिंचाई जो है वो कहाँ की है भी? चूरू की है। चूरू की भूमि जो है वो 5% ही सिंचाई योग्य है। और इसीलिए आपने देखा था हमने जलवायु के अंदर चूरू को ही सबसे गर्म जिला बताया है और चूरू को ही सबसे ठंडा जिला बताया था। कारण क्या था? कारण है यहाँ पे चिकनी पहाड़ियाँ जिन पर कुछ भी नहीं पैदा होता। अब कुछ भी अगर वहाँ पे पैदा नहीं होगा तो जो भी सूरज की किरणें होंगी वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट करेगी। वो पहाड़ियाँ क्या करेंगी? उनको रिफ्लेक्ट करेंगी, जिसे हम कहते हैं परावर्तन। और उस वजह से उस एरिया में जितने भी घर होंगे उसमें वो किरणें जो है, यानी कि वो जो पहाड़ियाँ हैं वो एक कांच का, दर्पण का काम करती हैं। अब आप देखते हो ना कई बार कि घर के अंदर अंधेरा होता है कमरे में, तो आप यहाँ आंगन में खड़े हो जाओ, उधर से सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करो तो कमरे के अंदर रोशनी चली जाएगी। तो इस प्रकार का वहाँ पे बनता है। अब इतने कांच लगा दिए जाए साइडों में तो गर्मी तो होगी ही ना। तो इस प्रकार का सेटअप यहाँ पे बनता है। दूसरा देखेंगे तो जोधपुर में भी 10% जो भाग है वो सिंचित है, सिंचाई के द्वारा। बाकी सब भाग कैसा हो जाएगा? अगर मान लो यहाँ पे कृषि होती भी होगी तो फिर वहाँ पे कृषि कैसी होती होगी? बरसात के द्वारा होती होगी। ठीक है, यहाँ तक ही बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? यहाँ बात हमने की, क्षेत्रफल को देखा, खरीफ में कितना बोया, रबी में कितना बोया, और हमारे पास में सिंचित सर्वाधिक कहाँ पे है और कम कहाँ पे है। इसके बाद में जो आता है हमारे पास में वो इस प्रकार से है कि सिंचाई के साधन, तो सिंचाई के बेसिकली 3 साधन कहे जाते हैं। कौन कौन से? सिंचाई के साधन 3 साधन है मुख्य रूप से। कौन कौन से हैं अभी? कुएं व नलकूप, नहरें और तालाब। कुएं, नलकूप व नहरें व तालाब होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नलकूप की बात करें तो नलकूप जो हमारे पास में है 45.72% जो सिंचाई राजस्थान में होती है ना, वो नलकूपों के द्वारा होती है। राजस्थान में जितनी भी सिंचाई होती है उसमें से कितना प्रतिशत
कुएं व नलकूप करते हैं तो 45% करते हैं। दूसरी बात करें, सॉरी कुएं कितना करते हैं, कुएं के द्वारा कितनी की जाती है, तो ये आती है 27। इस 72 का उल्टा कर दो 27, 27.3% जो है वो कुएं के द्वारा की जाती है। और अगर हम कुल मिलाकर के देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर 27 का उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा अभी 72 पॉइंट, और 72 में 3 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 75%। तो कुएं व नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है 72.75%, अकेले कुएं के द्वारा, कुएं व नलकूपों के द्वारा, ठीक है। और उनका अकेला परसेंट भी हमने यहाँ पे देख लिया है। आगे देखिए, तीसरे स्थान पर हमारे पास में आएंगी नहरें। नहरों के द्वारा जो सिंचाई की जाती है, नहरों के द्वारा जो सिंचाई की जाएगी वो लगभग हमारे पास में कितनी पहुंच जाएगी भी 6.18% भी, कितना 6.18% जो है वो किसके द्वारा होगी, नहरों के द्वारा होगी। इसके बाद में देखिए, सॉरी 1 मिनट, कितना परसेंट रहेगा 24 है, सॉरी 24, आगे का है 24.84% है इसका भी 24। यहीं से करना था अपने को, 27 में से 3 माइनस करने थे यहाँ पे, ठीक है। 27 में से 3 माइनस किए, 24.84% किसका हो गया, नहरों का। उसके बाद देखें तालाब, तो तालाबों में आता है ओनली 84%, 0.84% तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। और अंत में अन्य कोई साधन अगर है, अन्य कोई साधन मौजूद है तो उसमें रह जाएगा हमारे पास में 1.64 के समथिंग, ये हो गया हमारे पास में। ये है सिंचाई के साधन। तो सबसे पहले हमने देखा कि सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं और उनके द्वारा कितनी सिंचाई की जाती है, कितनी हम सिंचाई कर पाते हैं इसके द्वारा। अब देखते हैं कि कुएं व जो नलकूप हैं इसके द्वारा कौन से क्षेत्र में सिंचाई की जाती है, नलकूपों के द्वारा। तो देखिए जरा, नलकूप जो है, नलकूपों के द्वारा बात करते हैं तो सबसे पहले देखना भरतपुर रीजन, भरतपुर का जो क्षेत्र है आसपास का, भरतपुर के साथ में कौन सा है, अलवर है, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, ये जो क्षेत्र है किसके द्वारा हो गया अभी, ये वाला नलकूपों के द्वारा। कुओं के द्वारा देखें तो जयपुर रीजन है, जयपुर के आसपास, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, सीकर, झुंझुनू। दूसरी तरफ देखें तो अजमेर, टोंक, ये वाला क्षेत्र कौन सा हो गया, कुओं के द्वारा सिंचाई वाला क्षेत्र हो गया। फिर बात करें नहरों की, तो नहरें कहाँ पे मिलेंगी आपको, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। उसके बाद में सीधे चलेंगे बांसवाड़ा, ठीक है। हालांकि आपके भी यहाँ पे नहर है, कौन सी नहर है, नर्मदा नहर है, ठीक है, नर्मदा नहर है। तो नर्मदा नहर जो है वो आपको सिर्फ पानी पीने के लिए देती है, सिंचाई के लिए नहीं देती। तो बांसवाड़ा के बाद में कोटा और बूंदी, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में नहरों के द्वारा। तालाबों के द्वारा बात करते हैं तो भीलवाड़ा के क्षेत्र है, भीलवाड़ा के साथ में बात करें तो राजसमंद, झालावाड़। तालाब हमेशा पठारों पर, तालाबों के द्वारा सिंचाई हमेशा पठारों पर होती है और कुएं नलकूपों के द्वारा हमेशा मैदानों पर होती है, कुएं व नलकूपों द्वारा मैदानों पर होती है। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि मैदान क्या होते हैं, मैदान अगर हम बात करें यहाँ पे ऊंचावच की तो आपको ये पर्वत मिलेंगे, पर्वतों के बाद में कम ऊंचाई वाले कौन मिलेंगे, पठार, और पठारों से भी कम ऊंचाई किसकी होती है, मैदानों की होती है। तो जितनी कम ऊंचाई है इसका मतलब यहाँ पर कुएं खोदना जो है उतना ही आसान रहेगा, कुएं खोदना क्या रहेगा, उतना ही आसान रहेगा। अरे मक्खी ने खराब कर दिया। चलिए, तो इसके बाद में आप देखेंगे कुएं नलकूप हुए, और इसके बाद क्या नाम था आगे हमारे पास में, तालाब हुए, है ना। अब ये लिखो यहाँ पे कि तालाबों की नगरी किसे कहा जाता है, तालाबों की नगरी,
तालाबों की नगरी किसे कहते हैं? कौन सा है अभी तालाबों की नगरी? भीलवाड़ा। तालाबों की नगरी कौन सी है? भीलवाड़ा। झीलों की नगरी कौन सी है? उदयपुर है। झीलों की नगरी उदयपुर है। झरनों की नगरी कौन सी है? झरनों की नगरी बांसवाड़ा। झरनों की नगरी बांसवाड़ा। तालाबों की नगरी भीलवाड़ा, झीलों की नगरी, भीलों की नगरी उदयपुर, और झरनों की नगरी जो है वो बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा में झरने मिलेंगे आपको, और वहाँ पे लवकुश नाम से भी झरना मिलता है, लवकुश। ठीक है, ये बात होगी इतनी हमारे पास में सिंचाई के साधनों से संबंधित। अब इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, 10 मिनट में एक अपन टॉपिक देख लेते हैं छोटा सा, कि इसके बाद हम सिंचाई के हमारे पास में साधन भी है, और सिंचाई के लिए हमारे पास में क्षेत्रफल भी आ गया, भूमि भी मिल गई, और अब हमें सिंचाई के लिए परियोजनाओं की आवश्यकता है। क्या चाहिए? सिंचाई की परियोजनाएं। सिंचाई की परियोजनाएं। तो देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि एक होती है बहुउद्देशीय परियोजना। कौन सी भी? बहुउद्देशीय परियोजना, मल्टीपर्पस, जिसमें हमारे पर्पस मल्टी कंप्लीट हो सके। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या है, बिजली भी बना सके, ठीक है, जल विद्युत बना सके, सिंचाई भी कर सके, पीने योग्य पानी भी रख सके। इसके अलावा पर्यटन को भी आकर्षित कर सके। ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाएंगे? बड़े बड़े बांध वगैरह आ जाएंगे, बड़ी बड़ी झीलें आ जाएंगी। बहुउद्देशीय परियोजना। उसके बाद में वृहद सिंचाई परियोजना, वृहद सिंचाई। अब इसमें सिर्फ सिंचाई लिखा है, इसका मतलब ये कौन सी नहीं है? बहुउद्देशीय नहीं होगी। इसमें केवल और केवल सिंचाई होगी या पीने योग्य पानी होगा इसमें। तो वृहद सिंचाई परियोजना। फिर आती है मध्यम सिंचाई परियोजना, और एक आती है लघु सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना। क्या डिफरेंस है अभी? बहुउद्देशीय में क्या होगा? बहुत से उद्देश्य हमारे पूर्ण होंगे। जल विद्युत होगा इसमें, जल विद्युत। सिंचाई होगी, सिंचाई। पेयजल होगा, पेयजल। और वन्य जीव संरक्षण भी हो सकता है इसमें, वन्य जीव संरक्षण। ठीक है, यानी हम ना तो सिंचाई के काम में लें, ना खुद पिए, यानी हम किसको पिला सकते हैं? वनों को। उसके आसपास पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में जहाँ पर भी ये बड़े बड़े बांध होते हैं, जैसे आप देखो जवाई बांध है, तो जवाई के आसपास भी आप देखोगे यहाँ हालांकि पथरीली भूमि है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपने देखा होगा ये जवाई सेंचुरी बनी हुई है। यहाँ पे कौन सी? जवाई वाइल्ड सेंचुरी बनी हुई है यहाँ पे, जहाँ पे बताया जाता है कि शायद किसके लिए प्रसिद्ध है ये? तेंदुए के लिए, और इस प्रकार से प्रसिद्ध है। ठीक है ना, वहाँ लिखा होता रहता है, बोर्ड भी लगा रहता है कि भाई यहाँ पर आगे जानवरों से सावधान रहिएगा ना। वृहद सिंचाई परियोजना में क्या होता है? ऐसी परियोजना जो कि 10,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती हो। 10,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करे। अब ये प्रश्न आपका डायरेक्ट बन सकता है सीधा सा ही, कि वृहद सिंचाई परियोजना किसे कहते हैं? तो उसमें क्या रहेगा? 10,000 हेक्टेयर से ऊपर भूमि को सिंचित करने वाली जो होती है उसे वृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं। जो 2,000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर तक करती है वह कौन सी हो जाएगी? मध्यम सिंचाई परियोजना। और लघु सिंचाई परियोजना में कौन सी आएगी? 2,000 से कम, 2,000 से कम की परियोजना आ जाएगी। ठीक है, तो एक बार नाम देख लेते हैं जल्दी से। राजस्थान से संबंधित परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। दूसरी है व्यास परियोजना, व्यास परियोजना। तीसरी है चंबल, चंबल परियोजना। माही परियोजना, माही। जाखम। और छठी है अन्नास परियोजना। ये होगी हमारे पास में कौन से भी? बहुउद्देशीय परियोजना। सिंचाई की बात करें, केवल सिंचाई की, तो सबसे पहले हम देखते हैं किसको? गंग नहर। दूसरी है सिद्धमुख नहर, सिद्धमुख नहर परियोजना। उसके बाद हम देखेंगे सिद्धमुख के बाद में देखिए नर्मदा नहर,
नर्मदा नहर परियोजना। उसके बाद में बात करें तो गुड़गांव नहर, गुड़गांव नहर, भरतपुर नहर, भरतपुर नहर परियोजना, भीखाबाई सागवाड़ा, भीखाबाई सागवाड़ा, ये डूंगरपुर में है भीखाबाई सागवाड़ा। गुड़गांव और भरतपुर गुड़गांव में है, नर्मदा जालोर और बाड़मेर में है, सिद्धमुख हनुमानगढ़ में है और गंगा नहर गंगानगर में है। IGNP क्या नाम है अभी इसका? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सबसे बड़ी आगे। इसके बाद में एक दो रह गई है, जैसे बिसलपुर परियोजना, बिसलपुर परियोजना, ठीक है, ये होगी। बाकी में अन्य छोटी छोटी परियोजनाएं जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो आज के टॉपिक में हमने जो देखा है वो देखा है राजस्थान की सिंचाई को। और राजस्थान की सिंचाई के अंदर हमने सबसे पहला जो शुरुआत की थी, कहाँ से शुरुआत किया था हमने कि राजस्थान में सबसे पहले हमने जल के बारे में देखा कि विश्व के अंदर कुल जल की मात्रा कितनी है, विश्व में कुल जल की मात्रा कितनी है पूरी पृथ्वी पर। 71% जल है, उसमें से जो खारा जल है महासागरों में है वो कितना है? 97, ठीक है, 97% जल जो है वो खारा है। उसके बाद में अगर हम देखें तो पीने योग्य पानी कितना है? 2.61 है ना, लगभग 2.5% हमारे पास में पीने योग्य है, जिसमें से लगभग 2/3 जो है वो ग्लेशियर में जमा हुआ है और बाकी उसका हम 1/3 भाग जो है वो नदियों के अंदर मिलेगा। राजस्थान में बात करें तो सिंचाई के लिए यानी राजस्थान में कुल भारत का कितना प्रतिशत जो है जल की मात्रा उपलब्ध है? तो 1% जल की मात्रा उपलब्ध है। ओके, बाकी हम देख लेंगे आगे कि सर्वाधिक सिंचित जो जिला है वो कौन सा है अभी? सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला श्रीगंगानगर है, दूसरे नंबर पर हनुमानगढ़ है। और बात करें सबसे कम वाला कौन सा है अभी? चूरू है सबसे कम, कितना? 5% है। और दूसरे नंबर पर कौन सा है? जोधपुर है। इसके बाद में हम देखते हैं तो खरीफ की फसल को हम कौन से समय की बताते हैं, किस जलवायु की फसल कहलाती है? उष्णकटिबंधीय है। और रबी की फसल शीतोष्णकटिबंधीय कहलाती है, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा कि सिंचाई के साधन, सबसे अधिक सिंचाई कौन से साधन के द्वारा की जाती है? नलकूपों के द्वारा की जाती है। और अगर हम देखें कि हमारे पास सिंचाई के केवल 3 ही साधन होते हैं, कुएं व नलकूप, इनको एक कवर किया जाता है अलग से, दूसरा नहरें और तीसरा तालाब। तो तब इसमें कौन सा नाम आएगा सबसे अधिक में? कुएं व नलकूप आ जाएंगे, ठीक है। 72% के लगभग यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपने देखा कि नहरें होगी, तो नहरों का जाल सर्वाधिक कहाँ पे मिलेगा? गंगानगर हनुमानगढ़ में मिलेगा। कुएं हमें कहाँ मिलेंगे? जयपुर रीजन के अंदर। और नलकूप हमें कहाँ मिलेंगे? भरतपुर रीजन के अंदर। तालाबों के बारे में, तालाब कहाँ मिलेंगे? भीलवाड़ा में। और तालाबों की नगरी और झीलों की नगरी, और कौन सा रह गया? भीलों की नगरी। और बांसवाड़ा को क्या कहेंगे? ओके भी, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भी, ठीक है। धन्यवाद।